अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। बेटी ओपन यू बायोलॉजी बुक। अपने लास्ट लेक्चर में हमने मॉडल फॉर मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शंस पढ़े थे। एंजाइम जिस तरह से अपने एक्शन परफॉर्म करते थे वो दो मॉडल थे बेटे, एक था लॉक एंड की मॉडल और एक था आपके पास इंड्यूस फिट मॉडल। हमने दोनों मॉडल्स डिटेल से पढ़े थे। इन द एंड मैंने आपको दोनों मॉडल्स में कंपैरिजन भी जो है बेटे वो भी करवा दिए थे कि दोनों मॉडल्स में मेन डिफरेंसेस क्या हैं, वो भी हमने जो है रिटन फॉर्म में जो है वो किए थे। मैंने आपको सारे के सारे लिख के दिखाए थे ताकि आप लोग जो है उनको अच्छी तरह से लर्न कर लें। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। बुक का पेज है आपका पेज नंबर 131। टॉपिक आपका है फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। आज बेटे हम वो फैक्टर पढ़ेंगे जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो एंजाइम पे क्या इफ़ेक्ट आता है, अगर उनकी अमाउंट या कंसंट्रेशन कम हो जाए देन एंजाइम्स की एक्टिविटी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है। वो तमाम के तमाम फैक्टर जो हैं डिटेल से वन बाय वन बेटे आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊँगी। टॉपिक आपका है 5.4। बुक का पेज नंबर मैंने आपको पहले भी बताया, पेज नंबर 131 आप लोग ओपन करेंगे। 5.4 फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम action. Enzymes are very sensitive to the environment in which they work. The activity of an enzyme is affected by any chain that enters its chemistry and its three-dimensional shape. Some of the factors can affect the rate of enzyme action are being discussed next. ये बात तो हमें पहले भी पता है, हमने बहुत दफ़ा पढ़ी है कि एंजाइम जो हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं हर फैक्टर के बारे में, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो बेटे पीएच हो, चाहे वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हो। इसके अलावा हमने एक और चीज़ भी पढ़ी थी कि एंजाइम जो है दे आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। हर एंजाइम को एक अपना स्पेसिफिक सबस्ट्रेट चाहिए होता है टू रिएक्ट। ठीक है, जो एक फंक्शन एक एंजाइम से परफॉर्म होता है ज़रूरी नहीं है कि वही फंक्शन किसी दूसरे एंजाइम से भी परफॉर्म हो सके। तो एक्टिविटी जो एंजाइम की है बेटे वो बहुत सारे फैक्टर जो हैं जो उस एक्टिविटी को इफ़ेक्ट करते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर हैं उनको वन बाय वन अब हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। नंबर वन फैक्टर इज़ टेम्परेचर। सबसे पहला फैक्टर जो एंजाइम की एक्टिविटी को इफ़ेक्ट करता है दैट इज़ टेम्परेचर। नंबर वन टेम्परेचर। हम टेम्परेचर को सबसे पहले स्टडी करेंगे। The shape of a protein is determined by the hydrogen bond and the hydrophobic interaction that hold its polypeptide chain in particular position. Both the hydrogen and hydrophobic interaction are easily disrupted by slight changes in temperature. Every enzyme works at its maximum rate at a specific temperature called its optimum temperature. The optimum temperature for human enzyme is 37 degrees centigrade. When temperature fall below optimum temperature, the bond that determine enzyme shape become less flexible. They do not permit the induced change in active site that is necessary for enzyme action, and so reaction rate is slow. When temperature is raised up to the certain limit, the heat adds in activation energy, and so reactions are accelerated. Heat also provides kinetic energy to substrate and enzyme molecules. It causes them to move rapidly. Thus, they collide more frequently and the reaction rate is increased. When temperature is raised well above optimum temperature, the heat energy increases the vibration of atom of enzyme molecules. When vibration becomes too violent, bonds cannot hold polypeptide chain in proper position and globular structure of enzyme is lost. This phenomena is known as denaturation of enzyme. It results in rapid decrease in the rate of enzyme action and it may be blocked completely. मैंने आपको क्या बताया था कि देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को बेटे इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर जिसकी मैंने अभी रीडिंग की है वो क्या है, टेम्परेचर। क्या है, टेम्परेचर। जो शेप है हमने क्या पढ़ा था कि एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन इन नेचर। एंजाइम जो हैं उनका जो नेचर है वो प्रोटीन है। ठीक है, तो जो शेप ऑफ प्रोटीन होती है बेटे वो हम लोग डिटेल से हमने जो है प्रोटीन का स्ट्रक्चर लास्ट चैप्टर में पढ़ा था जब हमने बायोमॉलिक्यूल्स पढ़े थे।
तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो शेप है प्रोटीन की बेटे, यहाँ पे आपको दो तरह के इंटरेक्शन मिलते हैं। एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड और एक होता था हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। ठीक है, ये दो चीज़ें थी। कौन सी? एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, एक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन थी, जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन में अमाइनो एसिड्स को आपस में जोड़े रखती थी। और जब अमाइनो एसिड आपस में जॉइन रहते हैं तो क्या होता है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनी रहती है, यानी कि आपका जो रिस्पेक्टिव प्रोटीन है बेटे वो ठीक रहता है। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें इनकी बात हो रही है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक कौन सी हो रही है, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन और जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, अभी मैंने बताया कि ये कितने नेसेसरी हैं प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर है उसमें। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में और हाइड्रोफोबिक में ज़रा सा भी अगर बेटे टेम्परेचर की वजह से डिस्टर्बेंस आ जाए, यानी कि जितना रिक्वायर्ड टेम्परेचर है उससे ज़्यादा हो जाए या उससे कम हो जाए, तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो जाता है, इफ़ेक्ट हो जाता है, उस पर एक डिस्ट्रप्शन आ जाती है। ठीक है, हर एंजाइम को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टेम्परेचर जो है वो रिक्वायर्ड होती है, और वो टेम्परेचर, वो मैक्सिमम रेट टेम्परेचर का जिसमें एक एंजाइम अपनी एक्टिविटी शो करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप उसको बेटे अंडरलाइन कर लो। ऑप्टिमम टेम्परेचर, व्हाट इज़ ऑप्टिमम टेम्परेचर? मैंने आपको बताया है कि एवरी एंजाइम, हर एंजाइम को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। उस स्पेसिफिक टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, अब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से कम हो जाएगा या टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाएगा। दोनों ही केसेस में एंजाइम जो है उसकी एक्टिविटी जो है इफ़ेक्ट होगी। अगर टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर से बेटे कम हो जाए तो बॉन्ड, कौन से बॉन्ड, जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे और जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन थे, वो उनके अंदर भी प्रॉब्लम आ जाएगी, वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, और जो एंजाइम की शेप है वो क्या हो जाएगी, वो फ्लेक्सिबल हो जाएगी। ठीक है, जब एंजाइम की शेप ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है तो वो अपने अंदर इंड्यूस चेंज नहीं आने देते, और जब इंड्यूस उनकी शेप नहीं होगी तो एंजाइम जो है अपना नेसेसरी फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो एंजाइम का जो एक्शन है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैंने क्या कहा बेटे कि जब टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है, जब टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से कम हो जाएगा, तो आप लोगों ने कल हमने इंड्यूस मेथड पढ़ा था ना, इंड्यूस मॉडल, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक्टिव साइट जो है एंजाइम की वो सबस्ट्रेट के अंदर फिट नहीं होती तो क्या होता था कि एंजाइम फ्लेक्सिबल होता था, एंजाइम अपनी शेप को इंड्यूस कर लेता था, अपनी शेप को चेंज कर लेता था और वैसी शेप इख्तियार कर लेता था जैसे कि सबस्ट्रेट की होती थी। ऐसे ही था ना, जब हमने बेटे ये मॉडल पढ़ा था, आप ये देखो, ये जब हमने मॉडल पढ़ा था मैंने आपको कहा था ना कि एंजाइम जो है वो अपनी शेप अगर सबस्ट्रेट जैसी नहीं है तो एंजाइम अपनी शेप को चेंज करके किसकी तरह का बना लेगा, सबस्ट्रेट की तरह का बना लेगा। यानी कि एंजाइम अपनी शेप को इंड्यूस कर लेता है, ठीक है, अपने स्ट्रक्चर को, और इस स्ट्रक्चर के अंदर फिर सबस्ट्रेट ईजिली फिट हो जाते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर से बेटे कम होगा तो एंजाइम जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा, वो अपनी शेप को इंड्यूस नहीं करेगा, अपनी शेप चेंज नहीं करेगा। जब वो अपनी शेप चेंज नहीं करेगा तो सबस्ट्रेट और एंजाइम जो है वो आपस में आके ज्वाइन नहीं होंगे। जब ज्वाइन नहीं होंगे तो वो रिएक्शन जो बेटे एंजाइम ने परफॉर्म करना था वो क्या होगा, वो नहीं होगा। और उसकी जो आपको पता है ना, जब एंजाइम किसी भी रिएक्शन में शामिल होता है तो क्या करता है, उसको स्पीड अप कर देता है। तो जब एंजाइम ही अपना एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा तो रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये क्या हमने फिनोमेना पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया कि अगर एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा इन लो टेम्परेचर, ऐसे टेम्परेचर में जो कि ऑप्टिमम से कम होगा। अब हम आते हैं कि अगर टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर से बेटे ज़्यादा हो जाता है, देन इन दैट केस जो है क्या होता है, अगर टेम्परेचर जो है वो रेज हो जाए ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाता है कि हीट प्रोड्यूस होती है, और हीट क्या करती है, वो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, किसको दे, कहाँ प्रोवाइड करेगी, सबस्ट्रेट में भी कर सकती है, एंजाइम मॉलिक्यूल्स में भी कर सकती है।
इसकी वजह से वो क्या करेंगे, वो बहुत तेज़ी से उनके जो मालिक्यूल्स हैं वो मूव करेंगे, एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे और रिएक्शन रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एक लिमिट है ना, ऑप्टिमम टेम्परेचर से अगर 1 डिग्री या 2 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए दैन ये फंक्शन हो सकता है कि टेम्परेचर जो है वो एक सर्टन लिमिट तक जो है वो इंक्रीज हुआ, रेज हुआ। उसके रेज होने से क्या हुआ कि एक्टिवेशन एनर्जी में क्या होगी, हीट एड अप होगी, रिएक्शन जो है वो एक्सेलरेटेड हो गया, हीट ने काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की, किसको, सबस्ट्रेट को और एंजाइम को। उसकी वजह से उनके मॉलिक्यूल रैपिडली मूव हुए, दे कोलाइड विद ईच अदर एंड रिएक्शन रेट जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। मैंने आपको क्या कहा था कि अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से 1 डिग्री या 2 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हो, लेकिन अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता गया और बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया तो क्या होगा बेटे, जो हीट एनर्जी है वो भी इंक्रीज़ होती जाएगी। जब हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है तो वो एंजाइम मालिक्यूल्स के अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर देती है। हीट एनर्जी से मालिक्यूल्स वाइब्रेट तेज़ी से करना शुरू कर हो जाते हैं ना, वाइब्रेशन का रेट जो है बेटे वो इंक्रीज़ हो जाएगा और वाइब्रेशन जो है वो बॉन्ड्स को ब्रेक कर देती है। जो पॉलीपेप्टाइड के जो बॉन्ड होते हैं, हमने बॉन्ड पढ़े ना शुरू में, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्ड, बॉन्ड जो हैं वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे या वो अपनी प्रॉपर पोजीशन में जो है वो नहीं रहेंगे और जो एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और इस एंजाइम का जब स्ट्रक्चर ही ख़त्म हो गया तो एंजाइम जो है इस काबिल नहीं रहेगा कि वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर सके। ठीक है, एंजाइम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगा और इस पॉइंट को जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रेज हो जाता है और एंजाइम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम, यानी कि एंजाइम डीनेचर हो गए, एंजाइम का स्ट्रक्चर जो है वो ख़त्म हो गया, तबाह हो गया जो उसका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर था। तो इस टेम्परेचर को, इस फिनोमेना को, जब टेम्परेचर बहुत रेज हो जाता है और एंजाइम का स्ट्रक्चर लॉस हो जाता है, दिस फिनोमेना इज नॉन एज डीनेचराइजेशन या डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम। इसको आप लोग अंडरलाइन करें। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो एंजाइम का एक्शन है उसके अंदर बहुत तेज़ी से जो है वो डिक्रीज़ आएगा और एंजाइम जो है वो अपना एक्शन परफॉर्म ही नहीं करेगा। ठीक है, और वो एक्शन होगा ही नहीं, स्लो नहीं बल्कि एक्शन जो है वो कम्प्लीटली भी ब्लॉक हो जाता है। हमने क्या पढ़ लिया बेटे, हमने सबसे पहला अपना जो डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स थे ना, सबसे पहला जो फैक्टर था डैट इज़ टेम्परेचर, वो मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, कि टेम्परेचर जो है वो एंजाइम की एक्टिविटी को किस तरह जो है वो इफ़ेक्ट करता है। 3 चीज़ें हमने यहाँ पे मेन पढ़ी। सबसे पहली चीज़ तो आपको याद होनी चाहिए, हमने क्या पढ़ा था कि जो एंजाइम है इट इज़ प्रोटीन इन नेचर। प्रोटीन आपको पता है कैसे बने होते हैं, जब अमाइनो एसिड एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं तो एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बन जाता है और पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होते हैं। 3 चीज़ें हमने पढ़ी। एक हमने पढ़ा कि एंजाइम को अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए एक मैक्सिमम अमाउंट जो है टेम्परेचर की रिक्वायर्ड होती है, एक स्पेसिफिक अमाउंट रिक्वायर्ड होती है। उस स्पेसिफिक अमाउंट को जिसमें एंजाइम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर कम होगा तो भी एंजाइम अपनी एक्टिविटी जो है वो शो नहीं करेगा, रिएक्शन का रेट स्लो हो जाएगा। और एंजाइम अगर टेम्परेचर कम हो गया तो जो उसकी एक्टिव साइट है बेटे, वहाँ पे क्या होगा, एंजाइम की एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल नहीं रहेगी, एंजाइम अपना स्ट्रक्चर चेंज नहीं करेगा। जब एंजाइम अपना स्ट्रक्चर चेंज नहीं करता बेटे, इंड्यूस स्ट्रक्चर नहीं होता, तो वहाँ पे क्या होगा, सबस्ट्रेट आके अटैच नहीं होते। जब सबस्ट्रेट अटैच नहीं होंगे, एंजाइम और सबस्ट्रेट अटैच ही नहीं होते, तो रिएक्शन की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाएगी। क्लियर। इसी तरह एक लिमिट है, ऑप्टिमम टेम्परेचर से 1 डिग्री या 1/2 डिग्री इतना टेम्परेचर अगर रेज होता है तो आपका, यानी कि या ये भी कह सकते हैं कि ड्यूरिंग ऑप्टिमम टेम्परेचर में हम लोग क्या कहेंगे कि जब टेम्परेचर रेज होता है तो हीट प्रोवाइड होती है, किसको, एंजाइम को, सबस्ट्रेट को। उस हीट की वजह से काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैपिडली मूव करेंगे, एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, जिसकी वजह से उनका रिएक्शन रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम से बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर से, तो उस केस में हीट की वजह, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, ज़्यादा हीट की वजह से बेटे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी और वाइब्रेशन का रेट भी इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि बॉन्ड, जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे, जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन था, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। एंजाइम का स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल
लॉस्ट हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम। और जब एंजाइम का डीनेचरेशन होता है तो एंजाइम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते, आपका रिएक्शन फर्दर जो है वो प्रोसीड नहीं करेगा। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का अगर इफ़ेक्ट होता है, अगर जो है एंजाइम एक्टिविटी किस में शो करेगा, ऑप्टिमम में, उससे कम होगा तब भी नहीं शो करेगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा तब भी शो नहीं करेगा। यहाँ पे अगर आप लोग आओ, आपकी बुक में एक डायग्राम दी हुई है बेटे, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखें, एक ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे आपको क्या गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे आपको एक डॉटेड लाइन नज़र आ रही है और ये यहाँ पे ग्राफ क्या हो गया, पीक पे चला गया है। यहाँ पे जब ग्राफ बिल्कुल ऊपर चला गया, इसका मतलब है यहाँ पे रेट जो है वो बहुत हाई है, एंजाइम जो है वो बहुत अच्छा फंक्शन इस जगह पे परफॉर्म कर रहे हैं, इस जगह पे जहाँ पे एंजाइम बहुत अच्छा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं इस टेम्परेचर पे। ये टेम्परेचर है ना नीचे दिए हुए, और ये इनका रिएक्शन का रेट है। तो इस टेम्परेचर को जहाँ पे एंजाइम बहुत अच्छा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छी एक्टिविटी शो कर रहे हैं, दिस टेम्परेचर इज़ नोन एज ऑप्टिमम टेम्परेचर। अगर इससे कम होता है तो बिल्कुल इसकी एक्टिविटी ज़ीरो पे चली जाती है, यानी कि एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी। अगर इससे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, देखो 40 से होता हुआ 60 पे चला गया है, तो एंजाइम क्या हो जाते हैं, डी नेचर हो जाते हैं। जिस तरह ऊपर जाता है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। और ये यहाँ पे टेम्परेचर जो है, इस टेम्परेचर को जब वो अपनी मैक्सिमम जो है वो शो करते हैं परफॉर्मेंस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। तो हमने बेटे क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। अब हम अपना सेकंड फैक्टर जो है वो पढ़ेंगे, डैट इज़ पीएच। पहला क्या पढ़ा हमने, टेम्परेचर, अब हमने क्या पढ़ना है, पीएच। All enzymes work at their maximum rate at a narrow range of pH. A slight change, increase or decrease in this pH cause retardation in enzyme activity or block it completely. Every enzyme works its best at a specific pH called its optimum pH. For example, pepsin is active in acidic medium, low pH, while trypsin shows its optimum activity in alkaline medium, high pH. Some enzymes like papain from green papaya work both in acidic and alkaline media. In the globular structure of an enzyme, polypeptide chains are held by bonds between oppositely charged amino acids such as glutamic acid and lysine. These bonds are sensitive to hydrogen ion concentration. Any change in pH can change the ionization of amino acid at active site. Moreover, it may affect the ionization of substrate. Extreme change in pH can break the bond in enzyme, resulting in enzyme denaturation. अगला फैक्टर, पहला फैक्टर हमने क्या पढ़ा, टेम्परेचर। अगला फैक्टर जो मैंने जिसकी भी रीडिंग की है, डैट इज़ पीएच। बेटे हर एंजाइम को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एक अमाउंट, एक पीएच का लेवल जो है वो रिक्वायर्ड होता है। उस पीएच से ज़्यादा हो जाएगा तो भी एंजाइम की एक्टिविटी परफॉर्म सही नहीं होगी। अगर उससे पीएच ज़्यादा हो जाती है उस लेवल से, तब भी जो है एंजाइम अपनी एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म नहीं करेगा। यानी कि इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि हर एंजाइम जो है उसको अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बेटे एक मैक्सिमम रेंज चाहिए, किसकी, पीएच की। अगर उस पीएच से पीएच का जो रेट है वो इंक्रीज़ हो जाए या डिक्रीज़ हो जाए, जो उसका मैक्सिमम रेट है ना, तो एंजाइम जो है वो अपनी एक्टिविटी जो है या तो वो बिल्कुल करेगा ही नहीं या बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाएगी। हर एंजाइम को अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पीएच जो है वो रिक्वायर्ड होती है, और उस स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पीएच को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था ना कि वो टेम्परेचर जो कि रिक्वायर्ड होता है एक एंजाइम को अपनी एक्टिविटी शो करने के लिए, इसको हम लोग क्या कह रहे थे, ऑप्टिमम टेम्परेचर कह रहे थे ना। इसी तरह बेटे हर एंजाइम को अपनी एक्टिविटी शो करने के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पीएच जो है वो रिक्वायर्ड होती है, और उस पीएच को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। आगे आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं 3 आपकी बुक में। पहली एग्जांपल दी हुई है पेप्सिन। पेप्सिन जो है एसिडिक मीडियम में, पेप्सिन एक एंजाइम है। पेप्सिन जो है वो एक्टिव होता है इन एसिडिक मीडियम, यानी कि जब पीएच जो है वो लो होगी, पीएच लो होगी
तो पेप्सिन जो है वो अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। अगर पीएच लो नहीं होगी ऑप्टिमम पीएच से तो पेप्सिन जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। सेकंड एग्जांपल दी हुई है ट्रैप्सिन की। ट्रैप्सिन जो है उसको भी एक स्पेसिफिक जो मैक्स एक रेंज है पीएच की वो रिक्वायर्ड है, वो अपनी एक्टिविटी शो करता है हाई पीएच में, यानी कि आपको पता है ना न्यूट्रल 7 है, 7 से कम होंगी तो एसिडिक पीएच होगी, ऊपर हो चल जाएंगी तो बेसिक मीडियम हो जाएगा, हाई पीएच हो जाएगी। तो जो ट्रैप्सिन है वो अपनी ऑप्टिमम एक्टिविटी शो करता है इन अल्कलाइन मीडियम। अल्कलाइन मीडियम जहाँ आ जाएगा तो समझो कि हाई पीएच पे जो है वो अपनी एक्टिविटी जो है वो शो करता है। कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जैसे कि कॉमन एग्जांपल पपाइन की है। पपाइन जो है वो एक फ्रूट है जिसका नाम है पपाया, वहाँ से जो है ये एंजाइम हम लोग लेते हैं और ये एंजाइम जो है ये दोनों एसिडिक एज वेल एज अल्कलाइन मीडियम में जो है ये अपना वर्क जो है वो परफॉर्म कर सकता है। फिर आगे हम जाते हैं तो एंजाइम, आपको पता है कि हर एंजाइम इज प्रोटीन इन नेचर, ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर इन जनरली क्या होता है ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यानी आपको पता है प्रोटीन के स्ट्रक्चर में क्या होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं और चेन्स के अंदर क्या चीज़ अटैच होती है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड कैसे अटैच होते हैं बेटे, अमाइनो एसिड जो है उसमें डिफरेंट टाइप के हमने बॉन्ड्स पढ़े थे, जैसे हमने पढ़ा था उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होते हैं, ठीक है। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं ये इनके जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स के अंदर क्या चीज़ थी अमाइनो एसिड है ना, जो एक दूसरे के साथ अटैच होकर एक चेन बनाते हैं। जो अमाइनो एसिड होते हैं बेटे इनके अंदर जो बॉन्ड होता है वो हमेशा क्या होता है ऑपोजिटली चार्ज अमाइनो एसिड होते हैं, ये आपने याद रखना है। कॉमन एग्जांपल कौन सी है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक जो एसिड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और लाइसिन जो है उसके ऊपर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। ये बॉन्ड जो हैं ये सेंसिटिव होते हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में। अगर इनकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ही बेसिकली पीएच ही है, ठीक है। इन शॉर्ट इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनकी जो पीएच है उसको ज़रा सा भी चेंज किया जाए तो जो अमाइनो एसिड की आयनाइजेशन होगी वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। और इसकी वजह से जब सबस्ट्रेट की या एंजाइम की आयनाइजेशन चेंज होती है तो पीएच के अंदर चेंज आ जाएगा। जब पीएच के अंदर चेंज आएगा तो एंजाइम जो हैं वो क्या हो जाएंगे डी नेचर हो जाएंगे। एंजाइम जो है वो अपनी जो उनकी एक्टिविटी थी उसको जो है वो परफॉर्म नहीं करेंगे। मैंने आपको क्या बताया, हमने सेकंड फैक्टर पढ़ लिया, कौन सा फैक्टर, डैट इज पीएच। कौन सा फैक्टर मैंने आपको बताया बेटे पीएच। हर एंजाइम को अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पीएच जो है वो रिक्वायर्ड होती है। उस स्पेसिफिक पीएच को हम लोग क्या कहते हैं जिस पे एंजाइम अपनी एक्टिविटी शो करता है, डैट इज़ नोन एज ऑप्टिमम पीएच, ठीक है। ऑप्टिमम पीएच जो है अगर उस पीएच से ज़्यादा पीएच हो जाए तब भी एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, उससे कम हो जाए तब भी वो अपना एंजाइम जो है फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। 3 कॉमन एग्जांपल दी हुई हैं। पहली है पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम जो है वो उसको अपने आप को एक्टिव करने के लिए अपनी एक्टिविटी शो करने के लिए लो पीएच की जो है वो ज़रूरत होती है, यानी कि वो एसिडिक मीडियम में फंक्शन करता है। दूसरी एग्जांपल आपको दी हुई है ट्रैप्सिन की। ट्रैप्सिन जो है उसको अपनी एक्टिविटी शो करने के लिए बेटे अल्कलाइन मीडिया जो है उसकी ज़रूरत होती है, यानी कि वो अपनी एक्टिविटी शो करता है इन हाई पीएच, जब आपकी पीएच जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। इसी तरह कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो कि बोथ एसिडिक एज वेल एज जो है अल्कलाइन मीडिया में वर्किंग परफॉर्म करते हैं। कॉमन एग्जांपल इसकी कौन सी दी हुई है पपाइन दी हुई है, ठीक है। ये 3 एंजाइम तीनों को अंडरलाइन आप कर लें। और दूसरी चीज़ क्या थी ऑप्टिमम पीएच, उसको भी आपने अंडरलाइन करना है। आपको पता है कि एंजाइम का स्ट्रक्चर जो है वो ग्लोबुलर होता है और इसके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, ठीक है। ये हम बार बार पढ़ रहे हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन में अमाइनो एसिड बेटे प्रेजेंट होते हैं, अमाइनो एसिड के ऊपर चार्ज होते हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड जो है ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और ये हेल्ड होते हैं बाय हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। और कॉमन एग्जांपल आपको इसकी बताइए जैसे ग्लूमेटिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और लाइसिन जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और ये जो बॉन्ड बनते हैं मैंने अभी आपको बताया कि ऑपोजिटली चार्ज अमाइनो एसिड जो हैं आपस में, हमने पढ़ा था ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये बॉन्ड जो बनते हैं जो अमाइनो एसिड के दरमियान में बेटे दे आर सेंसिटिव टू पीएच। ये पीएच क्या चीज़ होती है, जब हम पीएच की डेफिनेशन ही पढ़ते थे हाइड्रोजन नेगेटिव हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज नोन एज, या लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज नोन एज पीएच।
यानी कि इन शॉर्ट आप लोग कुछ भी नहीं करो, बस ये बात याद रखो, एक वर्ड, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को हम लोग क्या कह रहे हैं, पीएच कह रहे हैं, ठीक है। तो जो अमाइनो एसिड के बॉन्ड होते हैं बेटे, दे आर सेंसिटिव टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। कोई भी इनकी पीएच में अगर चेंज आता है तो उससे एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो इफ़ेक्ट होती है, ठीक है। अगर एंजाइम का बहुत ज़्यादा पीएच लेवल हो जाए, ऑप्टिमम पीएच से, तो एंजाइम जो है वो क्या हो जाते हैं, डी नेचर हो जाते हैं। अगर टेम्परेचर कम हो जाए तो एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो बहुत स्लो हो जाती है। बहुत ज़्यादा पीएच कम हो जाएगी तो बिल्कुल जो है उसकी एक्टिविटी भी ख़त्म हो जाएगी या ज़ीरो लेवल पे आ जाएगी। यानी कि हर एंजाइम को अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पीएच जो है वो रिक्वायर्ड होती है, डैट इज़ नोन एज ऑप्टिमम पीएच। अगर आप अपनी बुक के नीचे आओ बेटे, यहाँ पे आपको एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्टिमम पीएच ऑफ इम्पोर्टेंट ह्यूमन एंजाइम आपको बताया हुआ है कि कुछ इंपॉर्टेंट ह्यूमन एंजाइम बताए हुए हैं और उन सब का जो पीएच लेवल है, यानी कि ऑप्टिमम पीएच वो पीएच जिसमें एंजाइम अपनी एक्टिविटी जो है वो शो करता है। वो सारे टेम्परेचर जो हैं, पीएच सॉरी आपको जो है वो दी हुई है। अब आपका क्वेश्चन किस डिफरेंट तरीक़ों से अभी आ सकता है, इस तरह भी आ सकता है, या आपका ये आ सकता है कि सक्रेज जो है वो एसिडिक मीडियम में काम करेगा या अल्कलाइन मीडियम में, या ये भी इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट ह्यूमन एंजाइम्स। इंपॉर्टेंट ह्यूमन एंजाइम्स कौन कौन से हैं वो भी आ सकते हैं। पेप्सिन है, स्लाइवरी अमाइलेज है, सक्रेज है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज है, कैटालेज है, यूरेज है, ट्राइप्सिन है, पेनक्रियाटिक लाइपेज, और लास्ट में क्या है, आर्जिनेज। अब आपके पास देखो, अगर आपने एंजाइम की एग्जांपल्स भी लिखनी हो तो भी आप बहुत सारी राइट कर सकते हो, या अगर आपका क्वेश्चन आ गया कि इंपॉर्टेंट एंजाइम्स इन ह्यूमन बॉडी जो है कौन कौन से हैं वो लिखें, देन आपके पास भी एक जो है पूरी लिस्ट आ गई एंजाइम्स की। हर एंजाइम की जो पीएच है, ऑप्टिमम पीएच जो है वो कौन, वो सब के आगे लिखिए। पेप्सिन 1.5 1.6, इसका मतलब है ये क्या है, एसिडिक इन नेचर है। स्लाइवरिक माइलेस है, ये भी एसिडिक है। सक्रेस है, ये भी एसिडिक है। अब ये पेनक्रियाटिक एसिडिक है। कैटालेज न्यूट्रल, यूरेज न्यूट्रल, ठीक है। ट्राइप्सिन जो है ये ज़्यादा होगी तो ये क्या है आपके पास, ये बेटे आपके पास अल्कलाइन मीडियम आ गया। ये भी अल्कलाइन मीडियम और ये भी अल्कलाइन मीडियम। क्लियर है। जो आपको ब्लू कलर पे नज़र आ रहे हैं ये तमाम के तमाम जो हैं ये एसिडिक इन नेचर है। जो ग्रीन में नज़र आ रहे हैं आपको ये तमाम के तमाम क्या हैं, अल्कलाइन है। और जो दो येलो में आपको अलग से नज़र आ रहे हैं दे आर न्यूट्रल। अभी हमने पढ़े थे ना कि कुछ जो हैं वो न्यूट्रल भी होते हैं, ठीक है, जो कि दोनों कंडीशंस में, एसिडिक कंडीशन और अल्कलाइन कंडीशंस में, दोनों मीडियम में जो है वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। उनको हम लोग क्या कह रहे थे, हम उनको कह रहे थे न्यूट्रल, ठीक है। कॉमन एग्जाम्पल उनकी कौन सी लिखी हुई है, कैटालेज और यूरेज। तो ये आपने पूरा का पूरा टेबल जो है वो याद रखना है। नेक्स्ट अगर आप लोग अपनी बुक पे आते हो तो यहाँ पे बेटे एक ग्राफ जो है वो भी आपको बना के दिखाया गया है। ग्राफ को भी ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन किया गया है। ये क्या है, ऑप्टिमम पीएच ऑफ सम एंजाइम्स, और उन पे अगर पीएच पे इफेक्ट आ जाए तो उनकी एक्टिविटी पे क्या इफेक्ट आता है वो आपको यहाँ पे वाई एक्सिस पे हमें रेट ऑफ रिएक्शन दिखाया हुआ है, नीचे क्या है पीएच। आप देखो ये 7 से अबव और 7 से कम पीएच, ठीक है। हमने पढ़ा था, अभी हम पढ़ के आए हैं पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिन की पीएच क्या बताई थी, 1.5 टू 1.6। अब देखो ये 1 है, ये 2 है, इसका मतलब है कि इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 1.7 है। या इस पॉइंट पे आके, इस टेम्परेचर पे आके, इस पीएच पे आके, सॉरी ये पीएच है, इस पीएच पे आके जो पेप्सिन है वो अपनी फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। पेप्सिन को ये वाली पीएच जो है वो रिक्वायर्ड होती है। इसी तरह अगर स्लाइवरी अमाइलेज पे आते हैं तो उसकी पीएच ये है, ठीक है। यहाँ पे स्लाइवरी अमाइलेज की पीएच भी बेटे लिखी हुई है, क्या है, 4.6 टू 5.2। ये देखें 4.6 टू 5.2, यहाँ तक वो अपनी एक्टिविटी जो है मैक्सिमम शो करेगा। उसके बाद पीएच जैसे जैसे इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी उसकी एक्टिविटी क्या होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। यानी कि बेटे स्लाइवरी अमाइलेज जो है वो अपनी एक्टिविटी तब परफॉर्म करता है जब पीएच जो है वो 4.5 टू 5.2 होती है। उससे ज़्यादा पीएच होना शुरू हो जाएगी तो इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट पे अगर आप लोग, और नेक्स्ट लास्ट आपको जो दिखाया हुआ है एंजाइम वो कौन सा है, पेनक्रियाटिक लाइपेज दिखाया गया है। इसी तरह बेटे इसकी एक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है कौन सी पीएच पे, 9 पीएच पे, ठीक है। इससे कम होगा तो भी अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगा। इस पीएच से ज़्यादा पीएच हो जाएगा तब भी पेनक्रियाटिक लाइपेज जो है अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म
नहीं करेगा। ये हमने क्या पढ़ लिया, ये हम देख लिया ग्राफ, ठीक है। ग्राफ देख लिया किसके दरमियान में, पीएच और एंजाइम एक्टिविटी के दरमियान में। आज के टॉपिक में बेटे मैंने आपको दो मेन फैक्टर जो हैं वो बताए जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को इफ़ेक्ट कर रहे थे। पहला हमने कौन सा पढ़ा, टेम्परेचर। एंजाइम को अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए एक टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, डैट इज़ नोन एज ऑप्टिमम टेम्परेचर। इससे कम टेम्परेचर होगा देन आपके एंजाइम जो हैं वो अपनी एक्टिविटी जो है परफॉर्म नहीं कर सकते, या आपका रेट जो है वो बहुत स्लो हो जाता है। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए, ऑप्टिमम टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाए टेम्परेचर आपका, जैसे कि ग्राफ में भी शो किया है 60 तक चला जाए, तो एंजाइम जो हैं वो क्या हो जाते हैं, उनके बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं और अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते। फिर हमने यहाँ पे पढ़ा पीएच भी पढ़ी। पीएच भी इसी तरह हर एंजाइम को अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट चाहिए होती है पीएच की। वो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पीएच जिस पे एक एंजाइम जो है एक्टिव होता है, अपनी एक्टिविटी शो करता है, परफॉर्मेंस जो है उसकी बेहतर होती है, उस पीएच को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। उससे कम हो जाए देन भी आपका एंजाइम जो है वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, उससे ज़्यादा भी हो जाए तो भी एंजाइम जो है वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगा। डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम जो हैं वो मैंने आपको पढ़ाया, इनके ग्राफ पढ़ाया, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से जो है बेटे स्टडी करने हैं। इनमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिफ़िकल्टी होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहाँ पे एक और चीज़ भी मेंशन है, उसको भी हम पढ़ते आते हैं। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया लिव इन हॉट स्प्रिंग, दे हैव प्रोटीन विद स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग बिटवीन देयर पॉलीपेप्टाइड आर्म्स एंड कैन फंक्शन एट टेम्परेचर ऑफ 70 डिग्री और हायर। यहाँ पे एक बैक्टीरिया की क्लास आपको बताइए, डैट इज़ नोन एज थर्मोफिलिक। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जो हैं ये हॉट स्प्रिंग्स में बेटे पाए जाते हैं और इनके जो प्रोटीन्स हैं उनकी जो बॉन्डिंग होती है, यानी कि अभी हमने पढ़ा ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर में, तो इनके प्रोटीन के स्ट्रक्चर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। और इनका जो टेम्परेचर है जिसमें ये अपनी एक्टिविटी जो है परफॉर्म कर सकते हैं वो क्या है, 70 डिग्री जो है वो आपको टेम्परेचर बताया गया, यानी कि उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना हुआ, 70 हुआ। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको दो फैक्टर हमने पढ़ लिए, टेम्परेचर एंड पीएच। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं आपको थर्ड फैक्टर डैट इज़ एंजाइम कंसंट्रेशन जो है वो हम लोग स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।